नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कल्चर ऑफ गुडवर्ड एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में जन जागरण, राजनीतिक जन जागरण एवं प्रजामंडल आंदोलन। इससे पहले हमने किसान आंदोलन एवं 1897 क्रांति पढ़ चुके थे। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। इसी के साथ शुरू करते आज की हमारा टॉपिक राजनीतिक जन जागरण। 19 से 20वीं सदी में राजनीतिक जन जागरण के प्रमुख माध्यम प्रजामंडल आंदोलन, समाचार पत्र पत्रिकाएं एवं राजनीतिक संगठन एवं प्रमुख व्यक्तित्व थे। प्रजामंडल आंदोलन विभिन्न रियासतों में जनता द्वारा स्थापित संगठन ही प्रजामंडल आंदोलन कहलाते हैं। प्रजामंडल संगठन का प्रमुख अर्थात प्रजामंडल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो शासक की छत्रछाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, अर्थात जनता के द्वारा राजा के छत्रछाया में शासन स्थापन, उत्तरदायी शासन की मांग करना ही प्रजामंडल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। राजस्थान में स्थापित प्रथम प्रजामंडल आंदोलन जयपुर प्रजामंडल था, जिसकी स्थापना 1931 में होती है। वही नवीनतम प्रजामंडल झालावाड़ था, जिसकी स्थापना 1946 में होती है। राजस्थान से बाहर स्थापित होने वाले प्रजामंडल 3 थे। पहला प्रजामंडल बीकानेर, जिसकी स्थापना कोलकाता में हुई। दूसरा प्रजामंडल सिरोही, जिसकी स्थापना मुंबई में हुई। तीसरा प्रजामंडल भरतपुर था, जिसकी स्थापना रेवाड़ी में होती है। भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने पर सुशीला त्रिपाठी को जेल भेजा गया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको पूछा जा सकता है कि भरतपुर प्रजामंडल को पंजीयन की मांग करने पर किस महिला को जेल भेजा गया? तो सुशीला त्रिपाठी को। आगे देखते हैं तो अपनी मूल रियासत से बाहर स्थापित होने वाले प्रजामंडल कौन कौन से थे? तो 4 प्रमुख प्रजामंडल थे, जिनमें बीकानेर आता है, सिरोही आता है, भरतपुर है, जैसलमेर है। जैसलमेर जोधपुर में स्थापित हुआ था। वहीं 1938 में कांग्रेस के अधिवेशन के बाद प्रजामंडल को समर्थन देने की घोषणा की। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कांग्रेस के समर्थन के बाद राजस्थान में स्थापित प्रथम प्रजामंडल मेवाड़ प्रजामंडल था, जिसकी स्थापना 1938 में होती है। आगे देखते हैं तो एक तरफ प्रमुख प्रजामंडल एवं उनके संस्थापक। तो एक ट्रैक के रूप में आप देख सकते हैं, जब माँ आबा करती तो माँ दो देती, जब माँ आबी होती तो दो देती। तो जैसे जयपुर, जिसकी स्थापना 1931 में कपूरचंद पाटनी ने की। ब से बूंदी 1931 में कांतिलाल द्वारा की गई। माँ से मारवाड़, जिसकी स्थापना 1934 में जयनारायण व्यास द्वारा की गई। आ से हाडोती, जिसकी स्थापना 1934 में पंडित नैनूराम शर्मा द्वारा की गई। बी से बीकानेर, जिसकी स्थापना 1936 में मगाराम वेद द्वारा की गई। ओती से कोई नहीं है। 2 से धौलपुर 1936 में स्थापना, जिसकी संस्थापक कृष्णदास पालीवाल थे। तो आगे देखते तो मेवाड़ की स्थापना 1938 में माणिक्यलाल वर्मा द्वारा, अलवर की 1938 में पंडित हरिनारायण शर्मा द्वारा, भरतपुर की 1938 गोपीलाल यादव द्वारा, शाहपुरा प्रजामंडल की 1938 प्रोफेसर रमेश चंद्र ओझा द्वारा, करौली की 1938 में त्रिलोक चंद माधव द्वारा। अर्थात मेवाड़, अलवर, भरतपुर, शाहपुरा, करौली, इन सब की स्थापना 1938 में होती है। वहीं आगे देखते हैं तो किशनगढ़ 1939 में कांतिलाल चौथानी द्वारा स्थापना की जाती है। कोटा की प्रजामंडल की स्थापना 1939 में पंडित नैनूराम शर्मा द्वारा की जाती है। वहीं सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में गोकुलभाई भट्ट द्वारा की जाती है। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में भंवरलाल निगम द्वारा की जाती है। वहीं बांसवाड़ा की स्थापना 1943 में भूपेंद्र त्रिवेदी के द्वारा की जाती है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में भोगीलाल पांड्या द्वारा। जैसलमेर के 1945 में मिठरलाल व्यास द्वारा। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की 1945 में अमृतलाल पाइक द्वारा। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में मांगीलाल भव्य द्वारा की जाती है। ये तो दोस्तों हमने ये सभी देखे किस प्रजामंडल की कब स्थापना की गई है, ये उनके संस्थापक कौन कौन थे। अब इन सब प्रजामंडल को विस्तार से पढ़ेंगे।
जिसमें पहला हमारा प्रजामंडल आता है भरतपुर प्रजामंडल। इसकी स्थापना 1938 में संस्थापक भूपीलाल यादव द्वारा की जाती है तथा इनके सहयोगी किशनलाल जोशी, मास्टर आदियेंद्र ठाकुर, देशराज गंगा प्रसाद थे। भरतपुर प्रजामंडल में सक्रिय महिलाएं कौन कौन थी, अर्थात भरतपुर प्रजामंडल में किन किन महिलाओं ने भाग लिया था। सुशीला त्रिपाठी, धर्मवती, कांता जो मास्टर आदियेंद्र की 2 वर्ष की पुत्री थी जिसे जेल भेजा गया था, सरस्वती बोरा, रेवती शरण, ये प्रमुख भरतपुर प्रजामंडल में सक्रिय महिलाएं थी। वहीं आगे देखते हैं तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना से पहले 1928 तक भरतपुर शासक किशन सिंह थे जो उत्तरदायी शासन की स्थापना के पक्षधर थे। भरतपुर प्रजामंडल में किशन सिंह शासक उत्तरदायी शासन व्यवस्था के पक्षधर थे। वहीं 1928 में किशन सिंह को कुर्सी से हटाकर मैकेंजी नामक अंग्रेज अधिकारी को भरतपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया। जनता के विरोध को देखते हुए 1928 में ब्रजेंद्र सिंह को अल्पायु में भरतपुर का शासक बनाया गया। जैसे ही मैकेंजी को भरतपुर का प्रशासक बनाया तो जनता के द्वारा विरोध किया गया। इसको विरोध को देखते हुए पुनः 1928 में ब्रजेंद्र सिंह को अल्पायु अर्थात कम आयु में भरतपुर का शासक बनाया गया। प्रजामंडल की स्थापना के समय भरतपुर शासक ब्रजेंद्र सिंह थे जो अंग्रेजी दबाव में थे, अर्थात उनकी अल्पायु थे वो, इसी कारण वो अंग्रेजी दबाव में थे। वही 1939 में भरतपुर प्रजामंडल को प्रतिबंधित किया गया। 1939 भरतपुर प्रजामंडल का परिवर्तित नाम भरतपुर प्रजा परिषद किया गया। जैसे ही भरतपुर प्रजामंडल को प्रतिबंधित किया तो उसका परिवर्तित नाम भरतपुर प्रजा परिषद कर दिया गया। वहीं अंग्रेजी दबाव के कारण देश की स्वतंत्रता तक भरतपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं हुई। इसी के साथ हमारा भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन समाप्त होता है। दूसरा था बीकानेर में जन जागरण एवं प्रजामंडल। बीकानेर रियासत में सर्वप्रथम जन जागृति हेतु सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना 1907 में चूरू में की जाती है। बीकानेर रियासत का ये भाग चूरू था उस समय, जिसके संस्थापक स्वामी गोपाल दास एवं कन्हैयालाल ढूंढ थे। सत्य हितकारिणी सभा के ये इम्पोर्टेंट सभा है। ये आने वाली आगामी भर्तियों में ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाने वाला सवाल है और ये जैसे ही हम MCQ वगैरह देखें तो आपका ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इस सर्व हितकारिणी सभा का उपनाम ही कांग्रेस की चूरू की कांग्रेस थी। इसी के द्वारा बालिका शिक्षा हेतु कन्या या पुत्री पाठशाला की स्थापना की गई। वहीं निम्न वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा हेतु कबीर पाठशाला की स्थापना की जा गई। 1920-21 में मुक्ता प्रसाद वकील ने विदेशी कपड़ों की होली जलाकर बीकानेर क्षेत्र में जन जागृति का कार्य किया। आपको पूछा जा सकता है कि बीकानेर में जन जागृति का कार्य सर्वप्रथम किसने किया, तो मुक्ता प्रसाद वकील के द्वारा विदेशी कपड़ों की होली जलाकर। वहीं 26 जनवरी 1930 को चूरू के धर्म स्तूप पर चंद्रमल बर्ड ने तिरंगा झंडा फहराकर जन जागृति का प्रयास किया। तो आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन के रूप में कि चूरू के धर्म स्तूप पर किसके द्वारा तिरंगा झंडा फहराया गया, तो चंद्रमल बर्ड के द्वारा। वहीं आगे देखते हैं तो बीकानेर षड्यंत्र केस। यह षड्यंत्र केस 12 अप्रैल 1932 को घटित होता है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। वहीं तीसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले चंद्रमल बर्ड ने एवं उनके सहयोगियों ने बीकानेर दिग्दर्शन एवं बीकानेर की थोती पोती नाम से पत्रिकाओं का वितरण करवाया। अर्थात हम साधारण भाषा में समझे तो चंद्रमल बर्ड एवं उनके सहयोगी ने बीकानेर दिग्दर्शन एवं बीकानेर की थोती पोती नाम की 2 पत्रिका छपवाई, जिसका प्रकाशन उन्होंने इंग्लैंड में किया, अर्थात उनको बांटा। बीकानेर महाराजा ये उनकी प्रशासन की आलोचना उस पत्रिकाओं में की गई थी। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में लॉर्ड सेकी के द्वारा बीकानेर महाराजा को जब भाषण पढ़ते समय इन पत्रिकाओं के बारे में संबंधित सवाल किए, तब बीकानेर महाराजा नाराज होने के पश्चात वह बीकानेर लौटते आए। तब इनके द्वारा बीकानेर षड्यंत्र केस में शामिल चंद्रमल बर्ड, स्वामी गोपाल दास, सत्यनारायण सराफ एवं खूबराम सराफ को इस घटना के बाद महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर रियासत के अंदर गिरफ्तार किया गया। इस घटना के बाद महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर रियासत में सार्वजनिक सुरक्षा कानून 1932 लागू किया।
बीकानेर रियासत का इसे काला कानून कहा जाता है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936 को की जाती है। यह स्थापना बीकानेर से बाहर हुई थी, अर्थात हमने शुरुआती में पढ़ा था कि राजस्थान में किन किन प्रजामंडलों की स्थापना राजस्थान से बाहर हुई, तो जिनमें से एक पहला आता है बीकानेर प्रजामंडल। इसकी स्थापना कोलकाता में हुई। लक्ष्मी देवी आचार्य के घर इसके संस्थापक मगाराम वेद थे तथा इनके सहयोगी मुक्ता प्रसाद वकील या सत्यनारायण सराफ थे। बीकानेर प्रजामंडल को महाराणा गंगा सिंह ने 1936 में गैर कानूनी घोषित किया। वहीं 1936 में बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना 1936 में मगाराम वेद द्वारा की गई। 1936 में बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना 1936 में मगाराम वेद द्वारा की। जैसे हमने भरतपुर प्रजामंडल में पढ़ा था, तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना होने के बाद उसे प्रतिवेदन किया, उसके तुरंत बाद उसके भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना की गई। वैसे ही यहाँ पर बीकानेर में किया जाता है 1936 में बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना, जिसके संस्थापक मगाराम वेद थे। ये स्थापना कहाँ की जाती है, तो कोलकाता में। वहीं 1937 में इसे भी प्रतिबंधित कर दिया जाता है। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद 1942 में एक स्थापना की जाती है, वही जिसके संस्थापक रघुवर दयाल गोयल थे। 1937 में जैसे ही बीकानेर प्रजा परिषद को प्रतिबंधित किया जाता है, वैसे ही फिर 1942 में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की जाती है, जिसके संस्थापक रघुवर दयाल गोयल थे। इनके प्रयासों ने बीकानेर रियासत में 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया गया। देश की स्वतंत्रता तक बीकानेर रियासत में पूर्णतः उत्तरदायी शासन स्थापित नहीं हुआ। बीकानेर प्रजा परिषद में सक्रिय महिलाएं कौन कौन सी थी, तो खेतूबाई, जिन्होंने जीवन पर खादी वस्त्र ग्रहण करने की प्रतिज्ञा ली थी। एवं अन्य महिलाओं देखें तो गीता देवी एवं रुक्मा देवी थी। इसी के साथ हमारा बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन समाप्त होता है। आगे देखते हैं तो धौलपुर रियासत में जन जागरण एवं प्रजामंडल आंदोलन। धौलपुर रियासत में जन जागृति का जनक स्वामी श्रद्धानंद जी को कहा जाता है। जन जागृति के कार्य हेतु आचार सुधारणी सभा की स्थापना की गई। यह स्थापना 1910 में की जाती है, जिसके संस्थापक ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु थे तथा इनके सहयोगी यमुना प्रसाद थे। जन जागृति कार्य हेतु नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना की जाती है 1934 में, जिसके संस्थापक ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु एवं सहयोगी जवाहरीलाल नेहरू थे। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में की जाती है, जिसके संस्थापक कृष्णदत्त पालीवाल एवं सहयोगी ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु थे। संस्थापक के समय धौलपुर के शासक उदयभान सिंह थे। वहीं धौलपुर में प्रजामंडल आंदोलन के समय एक तासीमो कांड की घटना घटित होती है। इसकी हमें 2 तारीखें देखने को मिलती हैं। एक तो 12 नवंबर 1946 व एक अन्य तारीख देखें तो 11 अप्रैल 1947। वही देखा तो ऐसे आरबीएससी की बुक्स में 11 अप्रैल 1947 की बुक तारीख को मान्यता मिली हुई है, लिखी गई है। धौलपुर प्रजामंडल का मुख्यालय तासीमो गांव था। धौलपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा फहरान कर तासीमो गांव में सभा का आयोजन किया। तिरंगे की रक्षा करते हुए छतर सिंह परमार एवं पंचम सिंह कुशवाहा शहीद हो जाते हैं। धौलपुर प्रजामंडल आंदोलन का मुख्यालय जैसे ही तासीमो गांव को रखा गया था, तो वहाँ पर कार्यकर्ताओं के द्वारा तिरंगा झंडा फहराकर एक सभा आयोजित करनी थी। उसी समय तिरंगा की रक्षा करते हुए छतर सिंह परमार एवं पंचम सिंह कुशवाहा शहीद हो जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति तक धौलपुर रियासत में पूर्णतः उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं की गई। इसी के साथ हमारा धौलपुर प्रजामंडल आंदोलन भी समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं तो जयपुर रियासत में जन जागरण एवं प्रजामंडल आंदोलन। जयपुर रियासत में जन जागृति का जनक अर्जुनलाल सेठी को कहा जाता है, जिनका संबंध जैन परिवार से था, जिन्होंने जैन प्रचारणी समिति की स्थापना 1905 में की। वहीं 1907-08 में जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। जयपुर रियासत में जन जागृति का कार्य हीरालाल शास्त्री द्वारा भी किया गया। 12 मई 1929 को जीवन कुटीर की स्थापना निवाई टोक में इनके द्वारा की जाती है। 1935 में जीवन कुटीर का नाम बदलकर वनस्थली विद्यापीठ किया गया।
जमनालाल बजाज, इनके द्वारा भी जयपुर रियासत में जन जागृति का कार्य किया गया। इन्होंने 1925 में सरकार संघ की स्थापना जयपुर में की। 1927 में सरकार संघ का मुख्यालय जयपुर स्थापित किया। वही जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में संस्थापक कपूरचंद पाटनी द्वारा तथा इनके सहयोगी दौलतमंद भंडारी एवं रामकरण जोशी थे। 1936 तक प्रजामंडल निष्क्रिय रहा, अर्थात प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना तो हो गई लेकिन इसने किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया। 1936 में प्रजामंडल का पुनर्गठन जमनालाल बजाज द्वारा किया जाता है, जिसके प्रथम अध्यक्ष चिरंजीव लाल मिश्र को बनाया गया। 1937 में प्रजामंडल सक्रिय हुआ। वैसे ही जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1938 में 8 व 9 मई को स्थान नरतमल जी का कटला जयपुर में आयोजित किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज द्वारा की गई। जैसे ही जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया, उसके बाद 1938 में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया जाता है, जिसके अध्यक्ष जमनालाल बजाज थे। आगे बढ़ते हैं तो इस अधिवेशन में महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया था। दिसंबर 1938 में जमनालाल बजाज ने जयपुर रियासत में आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया। जैसे ही ये प्रजामंडल आंदोलन सक्रिय होने लगा जयपुर रियासत का, तो जमनालाल बजाज के जयपुर रियासत में आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जून 1939 में जयपुर आते ही जमनालाल बजाज को गिरफ्तार किया। अगस्त 1939 जमनालाल बजाज को रिहा कर दिया जाता है गांधी जी के हस्तक्षेप के बाद। जयपुर प्रजामंडल का दूसरा अधिवेशन 1940 को आयोजित होता है, जिसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज द्वारा की जाती है। जयपुर प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन 1941 में सीकर में आयोजित किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज द्वारा ही की जाती है। इस अधिवेशन में जमनालाल बजाज ने किसानों को समर्थन देने की घोषणा जैसे ही की। इस निर्णय से शहरी क्षेत्र के नेता नाराज होकर चिरंजीव लाल मिश्र की अध्यक्षता में जयपुर प्रगतिशील दल का गठन करते हैं। इम्पोर्टेंट बात है कि प्रजामंडल के किस अधिवेशन में नेता नाराज होकर प्रगतिशील दल का गठन किया, तो तीसरा अधिवेशन होगा और किसके द्वारा की गई, तो चिरंजीव लाल मिश्र के द्वारा। 1942 जमनालाल बजाज की मृत्यु हो जाती है। जमनालाल बजाज के निधन के पश्चात प्रजामंडल के संचालन में मुख्य जिम्मेदारी हीरालाल शास्त्री को कंधों पर आ जाती है। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के कारण जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है, जो 19 सितंबर 1942 को होता है। यकीन किन के मध्य होता है, तो मिर्जा इस्माइल जो कि जयपुर के प्रधानमंत्री थे, एवं हीरालाल शास्त्री के मध्य होता है। जेंटलमैन एग्रीमेंट की प्रमुख शर्तें क्या कहती, तो जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा, बदले में जयपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने का प्रयास किया जाएगा। दूसरी शर्त देखें तो जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में केवल सांकेतिक प्रदर्शन कर सकता है, अर्थात वह भाग ले सकता है लेकिन सांकेतिक रूप से वह प्रदर्शन कर सकता है। वह तीसरी शर्त देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय बाह्य क्रांतिकारी के जयपुर आगमन पर स्थानीय सरकार से कोई कार्रवाई नहीं करेंगी एवं प्रजामंडल क्रांतिकारियों की हथियार एवं आर्थिक मदद नहीं करेंगे। जेंटलमैन एग्रीमेंट से नाराज होकर कुछ क्रांतिकारियों ने नया संगठन बनाया जिसका नाम आज़ाद मोर्चा रखा गया। 1942 में इसकी स्थापना बाबा हरिश्चंद्र द्वारा की जाती है, जिसके अन्य सहयोगी देवी शंकर तिवारी, रामकरण जोशी, दौलतमंद भंडारी एवं गुलाब चंद कांसलीवाल एवं हंसडी राय थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है हर किसी परीक्षा में। आज़ाद मोर्चा की स्थापना किसके द्वारा की, इसके प्रमुख सदस्य कौन कौन थे। आगे देखें तो जयपुर प्रजामंडल का चौथा अधिवेशन 1944 में जयपुर में होता है, जिसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज की पत्नी के द्वारा की जाती है, अर्थात जानकी देवी बजाज के द्वारा की जाती है। इस अधिवेशन के बाद प्रजामंडल निष्क्रिय होने लगता है। फिर 1945 में पंडित नेहरू जयपुर यात्रा पर आते हैं, तब जयपुर प्रजामंडल में आज़ाद मोर्चा का विलय करवा दिया जाता है। दोनों संगठनों के विलय के बाद जयपुर में उत्तरदायी शासन हेतु 1945 में आक्रामक आंदोलन की शुरुआत होती है।
जयपुर शासक मानसिंह सेकंड ने प्रजामंडल के नेताओं के साथ मिलकर धार सभा अर्थात द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया। जैसे ही प्रजामंडल आंदोलन 1945 के बाद आक्रामक रूप धारण करता है तो मानसिंह सेकंड के द्वारा धार सभा की स्थापना करने का निर्णय लिया जाता है। इसकी स्थापना 1945 में की जाती है, जिसमें 2 सदन थे। एक प्रतिनिधित्व सभा जो निम्न सदन था, जिसमें कुल सदस्य 125 सदस्य थे। इसमें प्रजामंडल के 27 सदस्य जीत के आए थे। वही दूसरा सदन विधानसभा था, जो उच्च सदन था, जिसमें कुल सदस्य 51 थे। प्रजामंडल के केवल 3 सदस्य इसमें जीत के आए थे। आगे देखते हैं तो 1946 में दोनों सदनों में बहुमत कम होने के बाद भी जयपुर शासक ने अपने प्रशासन में देवीशंकर तिवारी को शामिल किया। अर्थात आपको पूछा जा सकता है कि जयपुर प्रजामंडल प्रशासन में किसको शामिल किया गया था, तो देवीशंकर तिवारी को। इसके निर्णय के बाद हीरालाल शास्त्री व अन्य नेताओं को भी प्रशासन में शामिल करवाने हेतु आंदोलन किया जाता है। 1947 में जयपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना करते हुए शासन का मुखिया सवाई मानसिंह एवं दीवान वीटी कृष्णाचारी, मुख्य सचिव देवीशंकर तिवारी को एवं सहायक सचिव हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल एवं दौलतमंद भंडारी को बनाया गया। जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय महिलाएं देखें तो जानकी देवी बजाज जो 1944 प्रजामंडल की अध्यक्षता करती हैं, रत्ना देवी शास्त्री, रमा देवी पांडे एवं सीता देवी थी। जयपुर प्रजामंडल के द्वारा मनाया गया दिवस कौन सा था, तो मोतीलाल दिवस, जो 5 अप्रैल 1934 को मनाया जाता है। वही जयपुर दिवस 12 अप्रैल 1939 को मनाया जाता है। एक यहाँ पे क्वेश्चन देखने को हमें मिलता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुर प्रजामंडल के वे कार्यकर्ता जिन्होंने 1943 में जमनालाल बजाज की स्मृति में लोकवाणी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया, तो यहाँ पे हमारा आंसर सही होगा देवीशंकर तिवारी। इसी के साथ दोस्तों हमने भरतपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल एवं जयपुर प्रजामंडल आंदोलन पढ़ चुके हैं और धौलपुर प्रजामंडल भी हमने क्या कौन कौन से पढ़े, तो ये भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन, बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन, धौलपुर प्रजामंडल आंदोलन, ये जयपुर प्रजामंडल आंदोलन। और इनके आगे के जो भी प्रजामंडल आंदोलन बचे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।